14th जुलाई 2022 के एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको मेंस एग्जामिनेशन में ऐसा प्रश्न पूछा जाए या फिर इंटरव्यू में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि क्या हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो सिर्फ एक रबर स्टैंप वाली पोस्ट हैं, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? हाँ या ना? अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो ड्रग ट्रैफिकिंग है इसको देख लेते हैं। CUET ये क्या है? ये एक एग्ज़ाम है, इसके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव इंडिया साउथ कोरिया बायलैटरल रिलेशनशिप, और बाद में फिर प्रेसिडेंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। आज का जो पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा, वो ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर है। हाल ही में गुजरात ATS स्टैंड्स फॉर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, तो गुजरात ATS ने 75 किलोग्राम हेरोइन, नॉट हीरोइन, हीरोइन फिल्म की होती हैं, हेरोइन इज ड्रग, राइट? कई सारे फिल्मों में दिखाया जाता है हेरोइन एंड कोकेन एक्सेट्रा। तो ये जो 75 किलोग्राम हेरोइन जो है वो सीज किया है। ये कहाँ से? कच्छ का जो मुंद्रा पोर्ट है वहाँ से। पे अटेंशन हियर, यहाँ पर ये जो गुजरात ATS है इसको टिप किसने दी थी? टिप दी थी पंजाब पुलिस ने। तो पंजाब पुलिस ने बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है, और गुजरात की ATS ने ये जो 75 किलोग्राम का हेरोइन है उसको सीज कर लिया। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के ड्रग ट्रेड को रोकने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए, दैट इज़ यूनिटी, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ ऑफ वेरियस स्टेट्स। अलग अलग राज्यों की पुलिस, सेंट्रल लेवल की कुछ लॉ अथॉरिटीज़, राइट, स्टेट लेवल की लॉ अथॉरिटीज़, ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर जब कोऑपरेशन में और कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तभी जाकर हम ये ड्रग ट्रेड को रोक पाएंगे। ये जो ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं, ड्रग ट्रेड में जो लोग जुड़े हुए होते हैं, वो क्या करते हैं पता है? कि दो राज्यों के बीच में जो ग्रे एरिया होता है, ज्यूरिसडिक्शन का एरिया, लेट्स से कि ये एक राज्य की बॉर्डर है और ये दूसरा राज्य है, तो ये लोग क्या करेंगे? ये राज्य 1 में से राज्य 2 में चले जाएंगे। फिर ये राज्य 1 की पुलिस जो है उनको 2 में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और वारंट देना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा, पूरा केस समझाना पड़ेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद तो फिर ये फिर से किसी और राज्य में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो ग्रे जोन होता है उसका काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं ये ड्रग ट्रैफिकर्स और इलीगल बिजनेस में जुड़े हुए लोग। ये पुरानी टेक्निक है। सेम थिंग गोज़ विथ दिस, जो नक्सल्स हैं वो भी यही करते हैं कि जो बॉर्डर्स और ज्यूरिसडिक्शंस जो हैं उनका काफ़ी वो फ़ायदा उठाते हैं। तो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में रख पाएंगे। ऑफिसर्स होंगे डेडिकेटेड, एक दूसरे को चीज़ों के बारे में अपडेट देते रहेंगे। तो अगर ऐसा होगा और ऐसा होता रहा तो इस प्रकार के केसेस जो हैं वो हम क्रैक कर पाएंगे। एक और चीज़ हमें देखने को मिली है, एक पिछले कई समय से ये चीज़ हो रहा है, मैरीटाइम रूट, यानी कि जो समंदर का रास्ता है वो एक प्रिफर्ड रास्ता है इन सारे ड्रग ट्रैफिकर्स का। और अभी जो सामान पकड़ा गया है वो 2 महीने पहले UAE से भारत आ गया था और एक कंटेनर में था, और फिर फाइनली ये टिप ऑफ मिला और फिर उनको पकड़ा गया। ये जो सामान है ये पंजाब में एक मालेरकोटला डिस्ट्रिक्ट जो है, तो वहाँ का एक इम्पोर्टर है, उसने ये सामान बुक किया था। और ऑफ कोर्स ये जो बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब, गुजरात भी बॉर्डर शेयर करता है, और फिर वाया राजस्थान या फिर वाया दूसरे राज्य जो हैं, ये सारा सामान जो है वो पंजाब या फिर पंजाब से फिर दूसरे डेस्टिनेशन में भेजने का ऐसा कुछ प्लान हो सकता है। अब ATS, DRI यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और दूसरी एजेंसीज़ ने मिलकर ये सामान जो है उसको जब्त किया है। और गुजरात के पोर्ट्स पर पिछले कुछ सालों से हमें बड़े बड़े कंटेनर्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। 2021 की बात है, सितंबर 2021 टू बी प्रिसाइज, DRI ने 3000 किलो टॉप ग्रेड हेरोइन जो है उसको सीज किया था। अफगानिस्तान से ये सामान जो है वो आया था, और पता है इसकी कीमत कितनी थी? 21,000 करोड़ रुपीज़। कैन यू इमेजिन? 21,000 करोड़ रुपीज़ का ड्रग जो है वो हमारे हाथ लगा। जस्ट इमेजिन कि कितना सारा ड्रग जो है वो हमारे हाथों से छूट भी गया होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इस प्रकार के गैंग्स और इस प्रकार के बिजनेसेस की मदद भी कर रहे होंगे, लेकिन इन सभी बिजनेसेस को, इन सारे लोगों को रोकना जो है, मीन्स इट्स लाइक ए कैट एंड रैट की
बात है ये, राइट? इट्स लाइक टॉम एंड जेरी, हमेशा ये चेज जो है वो चलती रहेगी, बट वी हैव टू गेट स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। और नार्को टेररिज्म का ये शब्द जो है शायद आपने सुना होगा। ये क्या करते हैं कि ये जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स हैं, तो इस प्रकार से स्मगलिंग, ड्रग्स और ये सारी चीज़ों से उनको दो फ़ायदा होता है। एक तो ये है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, तो दैट इज़ नंबर वन। एंड नंबर टू इज़ कि ये सारे पैसे जो हैं, भारत के पैसे, ये सारे पैसे का इस्तेमाल वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड नार्को टेररिज्म, राइट? कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसको बर्बाद करते जाइए और हमारे ही पैसे जो हैं, उन्हीं पैसों से हमारे ही खिलाफ यूज़ होने वाले बॉम्ब्स और हथियार और ये सारी चीज़ों को फंड कीजिए। इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें रेगुलर इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, राइट? ये गोल्डन क्रिसेंट और एक गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। और अनफॉर्चुनेटली हमारा देश जो है ना वो ऐसे लोकेशन पर है कि एक तरफ ये म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे देश गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है, और ये जो हमारा अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, तो ये सारे देशों के बीच, ये सारे देश जो हैं ये गोल्डन क्रिसेंट के पार्ट है, ईरान एक्सेट्रा। तो इन दोनों के बीच में है इंडिया, और सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है वो इस क्षेत्रों में होता है। यहाँ पर पैदा भी होता है ये सारा सामान और बेचा भी जाता है, और सारा सामान कहता है कि इंडिया आता है, और इंडिया के बाद ये इंटरनेशनल मार्केट में अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। तो हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये अपडेट रहें, इंटरनेशनल लेवल पर हम कनेक्टेड रहें, और एक दूसरे के साथ ईगो इश्यू को साइड में रखते हुए अगर डेटा शेयर करेंगे, इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, तो फिर ये नार्को टेररिज्म जो बड़ा ख़तरा है इसको हम लेट्स से अगर हम कहें कि उसको हमेशा के लिए एलिमिनेट ना कर सके, तो वो टारगेट अगर फ़िलहाल हमारा नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप अल्टीमेट एम यही होगा कि नार्को टेररिज्म जो है वो ख़त्म हो जाए। इट इज़ पॉसिबल, लेकिन अभी का जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए वो ये है कि धीरे धीरे ये जो है वो वीक होता जाए नार्को टेररिज्म, इज़न्ट इट? ऐसा हम टारगेट लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं दोस्तों CUET के बारे में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था। जब इसकी एडवर्टीज़मेंट हुई थी उस टाइम पर मैंने ये CUET को लेकर वीडियो बनाया था, और इसके प्लस और माइनस, प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर अवेलेबल है, आप इसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक लिंक भी शेयर कर दूँगा। अब CUET जो है 90-95% आप में से लोग जो हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी एग्जामिनेशन है जो 12th के बाद आपको देनी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये जो CUET एग्ज़ाम है उसका जो मार्क है, ये एक प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो इसके मार्क जो है उसके आधार पर, इसके रिज़ल्ट के आधार पर आपको जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन मिलेगा, राइट? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है ये वीडियो। अगर आपके लिए ये नया टॉपिक है, डोंट वरी, जो मैंने बताया कि लिंक शेयर की है उसको देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मैं एक अलग एंगल से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और वही चीज़ जो है वो आपको भी करनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, ये जो एग्जामिनेशन है ये 90 यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, UGC और एजुकेशन मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती जो मुझे नज़र आ रही है, दैट इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो उन्होंने नहीं इश्यू किया है। डेंस शेड्यूल जो है इस एग्ज़ाम का मंडे को रिलीज़ किया गया। दैट CUET would replace board marks altogether was after all announced back in मार्च में जब इसकी CUET के बारे में एक नोटिफिकेशन आया तो उसमें बताया था, जैसे मैंने आपको बताया, कि आपके जो बोर्ड के मार्क्स हैं उसको रिप्लेस कर देगा। बोर्ड में आपको लेट्स से 95% मार्क आए हैं, लेकिन CUET में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो ये बोर्ड के मार्क आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। अब 12th की एग्जामिनेशन की वैल्यू जो है वो चली जाएगी। ये सारे प्रोज एंड कॉन्स में अगेन आई एम नॉट गोइंग, बट द थिंग इज़ कि बहुत ही कम समय में सरकार ने इसकी एडवर्टीज़मेंट की,
मार्च महीने में आपने एडवर्टीजमेंट की है, जुलाई में आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इतने ही महीने बचे। ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एग्जामिनेशन है, और चलो सब्जेक्ट ही आपको पूछे जाएंगे, उसमें कोई ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज कि CUET को जब रिलीज़ किया गया तो ये सपने के साथ रिलीज़ किया गया था कि स्टूडेंट में जो स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर, तो वो स्ट्रेस को कम करने की बात थी। लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से या फिर कम्युनिकेशन गैप की वजह से, जो भी शब्द आपको ठीक लगे आप यूज़ कर लीजिए, क्योंकि UGC फिर ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, NTA हैं, उन्होंने टाइमली प्रॉपर कम्युनिकेशन या फिर इसके साथ जुड़ी हुई डिटेल्स जो है वो नहीं दी। इसकी वजह से स्ट्रेस जो है स्टूडेंट्स के अंदर इस एग्जामिनेशन को लेकर और ज़्यादा बढ़ चुका है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ जन धन योजना। मैं मानता हूं कि जन धन योजना पुरानी योजना है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, राइट। जो गरीब लोग हैं वो बैंक अकाउंट खोल सके, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस योजना को रिलीज़ किया गया। डॉक्यूमेंट्स, कोई भी एक आप डॉक्यूमेंट लेकर चले जाइए, राइट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, राइट, वित्तीय समावेशन के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम या फिर योजना ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल। द रीज़न इज, जिन ऑफिसर्स ने इस स्कीम को डिज़ाइन किया, मुझे लगता है वो ग्रास रूट लेवल से काफ़ी जुड़े हुए होंगे, उनको पता होगा एग्जैक्टली कि हमारे देश में गरीब व्यक्ति, व्हेन आई से गरीब व्यक्ति आई मीन टू से कि जो रेडी लेकर निकलता है सब्जी बेचने के लिए, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, अब उस व्यक्ति के पास आधार कार्ड तो हैं, लेकिन वो व्यक्ति बैंक में जब जाएगा तो मीन्स डॉक्यूमेंट्स, ये वो कितनी सारी चीज़ें उसको पहले डिमांड होती थी बैंक्स की कि ये दीजिए, वो दीजिए, एक्सेट्रा। तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से कभी बैंक का जो दरवाज़ा है उसके उस पार जा ही नहीं पाया। लेकिन जब गवर्नमेंट ने चीज़ों को बहुत ही ईजी बना दिया, आसान बना दिया कि आप लेट्स से अपना आधार लेकर आइए और आपका खाता जो है वो खुल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो CUET में से खाते खोलने पर चले गए। यही बात है, यही चीज़ जो है ना, इसको कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। इसका डेमो चल रहा है, आप देख लीजिए। अब आप आधार लेकर जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक स्ट्रीट वेंडर जो है ना, उसने लेट्स से 2000 रुपये बैंक में रखे, राइट, 2000 रुपये। अब जस्ट इमेजिन ऐसे 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने अकाउंट खोल लिया और उन्होंने 2000 रुपये रखे हैं अपने अपने अकाउंट में। कितने लाखों करोड़ों रुपए बैंक में आ गए, इकोनॉमी का पार्ट बन गए, फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बन गए। दिस इज पॉइंट नंबर 1 टू थिंक अबाउट। नंबर 2, आपको पता होगा रुपे कार्ड जो है ना, हमारा डेबिट कार्ड, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको एक्सीडेंट का इंश्योरेंस भी मिलता है। तो ये भी फ़ायदा जो पहले नहीं मिलता था अब उनको मिलने लगा। वो बात अलग है कि उनको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी नहीं होगी, बहुत कम लोगों को इसकी अवेयरनेस है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है। फिर गवर्नमेंट की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है कि आपके 10 रुपये कटेंगे, 300 रुपये कटेंगे, एक्सीडेंट और दूसरे ऐसे इंश्योरेंस आपको मिलते हैं। तो ये सारे इंश्योरेंस जो हैं आपको मिलने लगे बिकॉज आपका बैंक अकाउंट है। फिर आपका एक आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री तैयार होने लगी, आप ट्रांजैक्शंस करने लगे। तो लोन लेने के लिए जाएंगे तो ईमानदारी और इन सारी चीज़ों का तो सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको लोन जो है वो मिल जाएगी। पहले आपके कोई फाइनेंशियल ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं था, लेकिन अब आपका ट्रैक रिकॉर्ड होने लगा, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। आज के ज़माने में मैंने देखा है रेडियो में या फिर स्ट्रीट जो फूड बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स कपड़े बेचते हैं, जो भी एक्सेट्रा, तो वहाँ पर भी जीपे, फ़ोनपे एक्सेट्रा के QR कोड होते हैं। तो वो डिजिटल पेमेंट भी अब स्वीकारने लगे हैं। तो और ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन होने लगा, और ज़्यादा ट्रांजैक्शंस दिखेंगे
अच्छे हेल्थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये सारी चीज़ें होगी, उनको इजी लोन मिल जाएगी। पहले उनको लोन लेने के लिए जो ऐसे प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था, ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था, ये सारी चीज़ें जो है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि अगर कोई स्कीम है ना, जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो यही चीज़ है कि अगर आप ग्रास रूट या आप अगर वीआईपी गाड़ियों में सर्किट हाउस में घूमने के और यही सारे शौक जो हैं वो चलते रहें तो फिर हो गई बात। वरना अगर ग्रास रूट का कोई व्यक्ति, उसको पता है एग्जैक्टली यही, दैट्स द रीज़न कि एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आप देखेंगे, चाहे आपकी जीपीएससी हो, आरपीएससी हो, चाहे यूपीएससी में, तो क्लियरली दिया गया है कि आपके पास कितनी रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो चेक नहीं करती है ये एग्जाम। प्रीलिम्स में हाँ कुछ हद तक, लेकिन आपकी जो मौलिकता है, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस की स्किल, आप चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं। न्यूज़पेपर्स में करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिए, राइट, आपने एमसीक्यू के कोर्सेस ले लिए, वो कर लिया, वो सारी चीज़ें चलो ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ें तब तक काम नहीं आएगी जब तक आपके अंदर ये क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलप नहीं होगी। आपको जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ के शॉर्ट्स और वीडियोस भी आजकल यूट्यूब में देखने को मिलते हैं, तो स्टार्टिंग के टाइम में आपको लगेगा कि ये तो कैसा प्रश्न पूछ लिया। अभी मैं एक देख रहा था कि घूंघट और जो वॉन आउट जीन्स होती हैं, थोड़ी जो फटी हुई जीन्स होती है डिज़ाइनर टाइप ऑफ, तो क्या पहनना सही रहेगा, तो ऐसा प्रश्न पूछा गया। अब इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, बट एज ए एज एन एजुकेटेड व्यक्ति, एज ए लर्नड व्यक्ति, आप बहुत सारे एंगल से चीज़ों को देख सकते हैं। मीन्स आई एम नॉट गोइंग इनटू घूंघट एंड दैट क्वेश्चन, बट यही प्रश्न अगर आपको पूछा जाए कि क्या कमियां रहती हैं, मीन्स क्यों स्कीम का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो इसके रीजंस ये सारे हो सकते हैं कि एक तो आपने डिज़ाइन किस प्रकार की है। तो CUET जो है, अगर जिसको स्ट्रेस कम करने के लिए बनाया गया है, जिस स्कीम को या फिर जिस एग्जामिनेशन को, उस एग्जामिनेशन को अगर आप रॉन्ग टाइम पर एग्जामिनेशन को लॉन्च करते हैं, उसका अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन, उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को टाइम पर नहीं बताते हैं, बहुत कम वक्त देते हैं। जस्ट इमेजिन कि आपने अगर इसकी पायलट स्टडी की होती, पायलट स्टडी यानी कि एक ड्रिल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, देखते हैं कि एग्जामिनेशन में क्या क्या ग्लिचेस हो सकते हैं, पेपर कैसे निकाले जाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, और इसका 1-2 साल आप डेमो कर लीजिए, अच्छी तरीके से इसको टेस्ट कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, इसके फ्लॉलेस बनाने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आप एग्ज़ाम रिलीज़ करेंगे तो कुछ इश्यूज़ आएंगे, लेकिन जितना हो सके उसका ग्राउंड वर्क पहले तैयार करके उसके बाद जब लॉन्च किया जाएगा, और पहले से स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का वक्त देने के बाद अगर एग्जामिनेशन को लॉन्च किया जाता, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाते स्कूल में, करियर काउंसलिंग के तौर पर अगर बच्चों को बताया जाता, तो मुझे लगता है इसका एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो काफ़ी बढ़ जाता और इसमें से फ्लोज भी काफ़ी चले जाते। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है नहीं हुआ है, और इसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इंडिया साउथ कोरिया रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। इंडो पैसिफिक में काफ़ी टर्बुलेंसेस यानी कि इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट, और ये ऑल टाइम हाई, यानी कि अब टर्बुलेंस जो है, मीन्स प्रॉब्लम्स यहाँ पर एक अलग ही लेवल पर पहुँच गए हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ ऑफ कोर्स, वी नो इट वेरी वेल, चाइना। The options available to governments in the foreign economic and security policy areas, including maritime security, are under serious stress. और जब हम यहाँ पर इंडिया और साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, तो पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो इंडिया और साउथ कोरिया जो हैं, तो उनके बीच में एक डाइवर्जेंस हमें देखने को मिला। डाइवर्जेंस इज़ लाइक दोनों के रास्ते जो हैं वो अलग अलग दिशा में जा रहे हो, ऐसा लगा, राइट। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अलग अलग होने लगे थे। और साउथ कोरिया जो हैं वो इससे पहले की जो सरकार थी, उनके पहले के जो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने पॉलिसीज़ इश्यू की थी। उन्होंने इनफैक्ट मुझे याद है कि अपने कैंपेन में भी कहा था कि वो भारत के साथ अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा था कि साउथ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से अगर आप देखें तो साउथ वेस्ट यानी कि ये आसियान के देश आ जाते हैं, तो ये सारे देशों के साथ रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करने के कैंपेन से ये सारी चीज़ें हुई थी। और नॉर्थ कोरिया के साथ भी बातचीत हुई, पहली बार नॉर्थ कोरिया के साथ उनके लीडर के साथ मीटिंग हुई, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन
मल्टीलैटरल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स की बात करें, जैसे कि क्वाड में आप देख लीजिए या फिर दूसरे जो ऐसे इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं, तो इसमें साउथ कोरिया जो है वो एंटर नहीं हो रहा था, ग्लोबल लेवल पर एंटर नहीं हो रहा था, अपने रीजनल लेवल पर ही वो बिजी था। लेकिन अब नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, आपकी स्क्रीन पर इनकी तस्वीर है, इनका नाम है यून सुक योल, आई होप ऐसे ही उनका नाम प्रोनाउंस किया जाता है, क्योंकि ये जो ईस्ट एशियन नेम्स हैं उनको प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, वी आर नॉट दैट मच यूज्ड टू विद इट, बट एनीवे, अब नए प्रेसिडेंट, साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट मिस्टर योल के आने के बाद एक पैराडाइम शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है और साउथ कोरिया की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। उनका कहना यह है कि साउथ कोरिया जो है उनको वो एक ग्लोबल पिवोटल स्टेट बनाना चाहते हैं, जो रूल बेस्ड ऑर्डर, जो लिबरल वैल्यूज़, फ्रीडम, पीस, प्रॉस्पेरिटी, इन सारी चीज़ों को लेकर चले, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेकर चले, सब्सटेंशियल कोऑपरेशन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साउथ कोरिया में करना चाहते हैं। ये बदलाव जो हैं सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी का वो लाना चाहते हैं। साउथ कोरिया अब जो हैं वो एक मल्टी डायमेंशनल लेवल पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ जो दिखाई दे रही हैं, तो इसमें भारत और साउथ कोरिया की पार्टनरशिप जो है वो एक नए लेवल पर जा सकती हैं। और पिछले कुछ सालों के अंदर अगर हम देखें तो इकोनॉमिक टाइज जो है वो इतने खास नहीं रहे हैं। वी नो के LG, Hyundai एंड अदर कंपनी, सैमसंग ऑफ कोर्स, तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो हाउस होल्ड नेम है, हमारे देश में काफ़ी कॉमन है, ये सारी साउथ कोरियन कंपनीज हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का फ्लो जो है वो उतना ज़्यादा नहीं आया, और जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, उसको हमने अपग्रेड करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी यह टफ चल रहा है, इतना कोई खास हम आगे इसमें नहीं बढ़ पाए। साउथ कोरिया चाइना पर हेविली डिपेंडेंट था और डिपेंडेंट है भी, तो अब वो क्या करना चाहता है कि वो अब सिर्फ चाइना के साथ नहीं, दुनिया के दूसरे देशों के साथ बिजनेस करना चाहता है, अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। और ये डाइवर्सिफिकेशन का जो रास्ता है ना, वो भारत के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। जस्ट इमेजिन कि साउथ कोरिया की कंपनीज जो हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो चाइना में बनता है, तो वो अब हमारे देश में बनने लगेगा, तो इट विल क्रिएट मोर जॉब्स, मोर अपॉर्चुनिटीज़, इजंट इट। इसके साथ दोनों देश ने ये टारगेट रखा है कि 2030 तक $50 बिलियन का ट्रेड जो है वो दोनों देश करने वाले हैं। ऐसा लग रहा था कुछ महीनों पहले कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये चाइना से दूर जाने की बात जब से सामने आई है, तब से लग रहा है कि पब्लिक हेल्थ, ग्रीन ग्रोथ, डिजिटल कनेक्टिविटी, ट्रेड और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। और 2020 का जो एक रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है, तो इसमें भी दोनों देश जो हैं वो नए लेवल पर एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज़, मॉडर्न कॉम्बैट सिस्टम में काम कर सकते हैं। एज वी नो इट वेरी वेल, साउथ कोरिया जो है वो एक ऐसा देश है जो ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी आगे हैं, और भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और इन सारी चीज़ों में एक उभरता हुआ देश है। तो दोनों के बीच में अगर पार्टनरशिप होगी, सिनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन होगी। अब साउथ कोरिया जो है वो मालाबार एक्सरसाइज में, क्वाड की एक्सरसाइज में जो है इंडो पैसिफिक रीजन में पार्ट लेने लगा है, और इससे भारत की जो नेवल फुटप्रिंट है वो इंडो पैसिफिक रीजन में और ज़्यादा एक्सपांड होगी। फिर इंडिया, साउथ कोरिया और जापान के बीच में जो एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है वो टफ था, मीन्स आइडिया आया था, लेकिन इससे पहले की जो सरकार थी साउथ कोरिया में, तो वो जापान से दूरी और ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब जो नए प्रेसिडेंट आए हैं वो जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सारे देशों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये जो हमारे ट्राइलेटरल सिक्योरिटी है या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में एक फोर्थ पिलर के तौर पर हमारा जापान के साथ, वियतनाम के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन अच्छा है। अब साउथ कोरिया के साथ भी हम इसमें आगे बढ़ेंगे, तो ये 4-5 देश जो हैं वो एक टीम के तौर पर यहाँ पर काम कर पाएंगे। फिर साउथ कोरिया, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग, आउटर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कैपेबिलिटीज़, ये सारी चीज़ों में काफ़ी आगे हैं, तो इंडिया को इसका लाभ मिलेगा। एक और चीज़ है, मिस्टर ट्रंप जो है वो कहते थे कि साउथ कोरिया के साथ रिलेशनशिप हम चेंज करेंगे और वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम हमारा नहीं है, हमने ठेका नहीं ले रखा। ये सारी चीज़ें मिस्टर ट्रंप के दौरान काफ़ी हुई थी। अब ये भी बात है कि अगर लेट्स से जो बाइडन की टर्म जब ख़त्म हो जाए और उसके बाद इलेक्शन हो और वहाँ पर USA में फिर से अगर ट्रंप की सरकार आ जाए, तो फिर क्या होगा? तो ये भी एक चिंता का विषय है, राइट। ऐसा नहीं है कि इसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन साउथ कोरिया अब ऐसा ना हो, इसलिए साउथ कोरिया सिर्फ USA पर भी डिपेंडेंट रहना नहीं चाहता है। तो हम सारे देश जो हैं उनके अच्छे एक पिलर कंट्री बन सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। नॉर्थ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट, मिसाइल टेस्ट, ये सारी चीज़ें करता रहता है। और जो प्रेसिडेंट मून नहीं, उनको मून कहते हैं, तो प्रेसिडेंट मून जो थे इससे पहले के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने चाइना के साथ 3 नोज साइन किए थे कि ये जो थर्ड मिसाइल है उसका डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे।
फिर यूएसए का जो मिसाइल डिफेंस नेटवर्क है उसमें साउथ कोरिया पार्ट नहीं लेगा, और यूएसए जापान के साथ ट्राइलेटरल मिलिट्री अलायंस एस्टेब्लिश नहीं करेगा। लेकिन अब ये सारी चीज़ें, ये सारे नोस जो हैं वो जाएंगे, और चाइना के खिलाफ एक स्टैंड ले सकता है साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए, इन सारे देशों के साथ मिलकर, एंड वी कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने जो आपको प्रश्न पूछा उसके जवाब को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हमारे देश में नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो 18 जुलाई को होगा। नए प्रेसिडेंट 25 जुलाई को शपथ लेंगे, और किस प्रकार के प्रेसिडेंट भारत को चाहिए, ये सबसे मेन प्रश्न है। इसका भी जवाब ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं, प्रयत्न करने वाले हैं। ये बात सही है कि जो रूलिंग पार्टी हैं, जो बीजेपी ने डिसाइड किया है, वही व्यक्ति जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे, हम सब जानते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जो है ना वो पूरे देश के होते हैं, और उनका एक मॉरल स्टैंडिंग और एक लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी मायने हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट की जब बात आई तो काफ़ी डिस्कशन हुई, ये बात पर विचार विमर्श हुआ कि क्या डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि लोग जैसे हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन में पार्ट लेते हैं वैसे ही होना चाहिए, या फिर एमएलएज और एमपीज जो हैं वो इनडायरेक्ट मीन्स वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्ट लेंगे। तो फिर फाइनली इनडायरेक्ट इलेक्शन को चूज़ किया गया, और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने ये भी कहा था कि हमारे प्रेसिडेंट जो है वो एक नॉमिनल फिगर हेड हैं, राइट। इनका कोई डिस्क्रिशन नहीं है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन के कोई पावर्स नहीं है। तो पीएम के पास ये सारे पावर्स हैं, तो पीएम के लिए भी इलेक्शन और प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्शन जो है वो बराबर नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन, राइट। पीएम के लिए डायरेक्ट इलेक्शन, प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन। आर्टिकल 53 जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेसिडेंट है ना वो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इनकी एड और एडवाइस, इनकी सलाह पर ही उन्होंने जो कहा उसी सारी चीज़ों को उनको जनरली फॉलो करना रहता है। और आर्टिकल 53 जो है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है जो होता है ना, उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी कि कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो याद रखिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राइट। राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही, और जो हमारी स्टेट असेंबलीज हैं तो उनके इलेक्टेड मेंबर्स ओनली, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स ओनली। उसमें कोई अपॉइंटेड मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट ने ही जो अपॉइंट किए हैं मेंबर्स, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे एज पर आर्टिकल 54। अब यहाँ पर पॉइंट समझ लीजिए। द पॉइंट इज दैट इन द कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट फिगर्स इन ए सिग्निफिकेंट वे। कुछ दिनों पहले मैंने प्रश्न पूछा था ना, आपको पता होगा कि एमएलए और एक एमपी जो हैं उनके वेट, उनका जो वोट है उनका वेट अलग अलग रहता है। उत्तर प्रदेश का सबसे हाई है क्योंकि पॉपुलेशन, और फिर डिवाइड बाय 1000, ये सारी चीज़ें होती हैं। नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट। आप ये समझ लीजिए कि हमारे एमपीज़ को किसने इलेक्ट किया है, हमने। हमारे एमएलएज़ को किसने इलेक्ट किया है, हमने। और पूरे देश के एमएलएज़ और एमपीज़ और पॉपुलेशन जो है उसको भी कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू निकाली जाती है। दैट मीन्स कि देश की सारी पॉपुलेशन ने इनडायरेक्टली इसमें पार्ट लिया है। तो जो प्रेसिडेंट है, राइट, वो हम सब के प्रेसिडेंट हैं, राइट, और उनकी मॉरल अथॉरिटी जो है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। और इंडिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है। द रीज़न इज़, देखिए, प्रेसिडेंट जो है, कैबिनेट जो कहती है वही चीज़ उनको करनी पड़ती है, लेकिन प्रेसिडेंट कैबिनेट को अपने डिसीजंस को रिकंसीडर करने के लिए भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर उनकी ये जो मॉरल अथॉरिटी है वो काम में आती है। अगर कैबिनेट ने कुछ डिसीजन लिया और प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि ये डिसीजन बराबर नहीं है, व्हेन आई से प्रेसिडेंट साहब, आई मीन टू से प्रेसिडेंट साहब या फिर मैडम, जो भी हैं, लाइक फीमेल हो मेल हो। व्हेन आई से प्रेसिडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड जेंडर भी हो सकते हैं, व्हाई नॉट। तो प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट को कह सकते हैं कि आप अपना डिसीजन जो है वो रिकंसिडर कीजिए। ही डज नॉट डायरेक्टली एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन, वो डायरेक्टली अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, कैबिनेट ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसके साथ डिसएग्री कर सकते हैं, उनको कॉशन कर सकते हैं, उनको एक बार उनका ध्यान उस चीज़ पर लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि देखिए
ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको काउंसल कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। तो ये जो उनका डिस्क्रिशन या फिर डिसीजन का जो पावर है ना, ये पावर को अगर हम समझ लें, देन वी कैन से दैट कि ये जो एक जनरल बातें होती हैं कि ये रबर स्टैंप है, तो नहीं, ये पॉइंट आप अगर अच्छी तरीके से समझ लें और अगर प्रॉपर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट जो हैं वो रबर स्टैंप की ऑफिस नहीं है। ये अलग बात है कि अगर कैबिनेट ने उसी चीज़ को फिर से मीन्स रिकन्सिडर किया, नहीं किया, जो भी है, प्रेसिडेंट ने कहा कि देखिए इस पर आप फिर से सोचिए, मैं चाहता हूँ, और फिर कैबिनेट जो है वो फिर से वही चीज़ जो है वो उसमें चेंजेस हो ना हो और फिर से प्रेसिडेंट को भेजती है, तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करनी ही पड़ती है। दैट इज़ बिकॉज कि हमारे देश में कैबिनेट सिस्टम है, गवर्नमेंट जो है वो जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स मिलकर कैबिनेट यूनियन कैबिनेट डिसाइड करती है, ठीक है। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऐसे कुछ हमारे प्रेसिडेंट्स रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने ओपनली सरकार की कुछ पॉलिसीज़ जो हैं उनको लेकर अपना डिफरेंस दिखाया था, और सरकार पर इतना प्रेशर आया, इन्फ्लुएंस आया कि सरकार को चेंजेस करने के बारे में सोचना पड़ा, कुछ चेंजेस करने पड़े। तो प्रेसिडेंट जो हैं वो डिसएग्री कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, और जो प्रेसिडेंट एक शपथ लेते हैं ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं। और हमें जो चाहिए ना, वो हमें एक प्रेसिडेंशियल ऑफिस होल्डर नहीं चाहिए। एक प्रेसिडेंशियल ऑफिस में एक कुर्सी पर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति जो है ना, ऐसा व्यक्ति हमें हमारे देश को नहीं चाहिए। हमारे देश को तो ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो शपथ लेता है देश के नाम पर, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर, लोगों के लिए। और ऐसे प्रेसिडेंट्स रहे हैं हमारे देश में, कुछ प्रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसा किया है, एंड आई जेन्युइनली होप कि जो आने वाले हमारे प्रेसिडेंट हैं ना, वो ऐसे ही प्रेसिडेंट होंगे, वो देश के प्रेसिडेंट होंगे, सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑफिस के होल्डर नहीं होंगे। तो हाँ, देश के प्रेसिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रबर स्टैंप बिल्कुल नहीं है। हाँ, सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑफिस होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाँ, रबर स्टैंप है। आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा। आप सोचिएगा इसके बारे में, ईजिली आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.